हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे एसएससी द्वारा 16 जनवरी को पूछे गए 4 शिफ्टों के टोटल 80 मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हार्ड लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। ओवरऑल मैथ का लेवल जो रहा मॉडरेट रहा। हर चैप्टर के हम क्वेश्चंस का आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि पर डे की आपको एसएससी में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस मिलता रहे। देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत से। तो प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन 16 तारीख को हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस की अगर बात की जाए तो डिस्काउंट की बात की जाए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पीछे की तरह रिपीट एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। औसत से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मिश्रण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन पूछा ही गया है। वर्क एंड टाइम से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले की शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता था। पाइप एंड टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। स्मैच चाल दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और आज नया ऐड हुआ है जी, बोट एंड स्टीम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया, बाकी 3 शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन का एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, बाकी 3 शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात की जाए नंबर सिस्टम की तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ का 2 शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन आया है, बाकी किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम देखते हैं कि भाई किस शिफ्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सिर्फ उन शिफ्टों के मॉडरेट क्वेश्चन जो बच्चों को डिफिकल्ट लगे और मेरे पास डाउट के लिए भेजे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जिनमें टाइम लगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो नावधारा से आया है, जो आज पहली बार डाला है। तो देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक नाव धारा के विपरीत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 30 मिनट का समय लेती है तथा उसी दूरी को धारा के साथ 18 मिनट में तय कर देती है। नाव व धारा की गति का अनुपात आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका देखो। हम जी कहते हैं कि जी धारा के साथ जब जाती है ना नाव, तो उसमें नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो मैं कह रहा हूं जी ये नाव की चाल है और यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने लिखी ये धारा की चाल है। क्या कहा मैंने जी, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। जब वो नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसमें उसकी चाल जुड़ जाएगी। और यहाँ पे वो कितने मिनट का समय ले रहा है जी, 18 मिनट का समय ले रहा है। तो यहाँ पे आ गया जी टाइम। दूसरा कह रहा है जी धारा के विपरीत, जब वो धारा के विपरीत चलेगी तो उसमें से नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। आपको पता ही है कि धारा जो है नाव को बहाते हुए ले जाएगी तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, और जब धारा के अपोजिट लेके आएंगे तो उसमें से उसकी चाल घट जाएगी। और यहाँ पे कितना समय लेगी जी, 30 मिनट का। यह आपके सवाल में दे रखा था। अब आपको बताना है जी नाव और धारा की चाल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल में बहुत आसान सा सवाल है। आपको ये देखना है कि ये टाइम दिया हुआ है ना, और जो टाइम है इसका अपोजिट रिलेशन होता है स्पीड के साथ। किसके साथ होता है जी, स्पीड के साथ। स्पीड के साथ होता है तो यहाँ पे आप लिख दोगे जी 30 और 18। मैंने कहा जी आपको जो ये दे रखा है ये टाइम दे रखा है, और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है स्पीड के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 30 और 18। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब देखो मेरे भाई, आपको इन दोनों का अनुपात बताना था, तो मैं इन दोनों को आपस में भाग कर दूंगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड। तो यहाँ पे आप देखिए x प्लस वाई 30 के बराबर x माइनस वाई 18 के मैंने दोनों को ऊपर नीचे उठा के रख दिया। अब जो इनमें कॉमन है उसको ऊपर से नीचे काट दो। ये हो गया जी 6 से 6 5 30 और 6 तिया 18। अब देखो ये x प्लस वाई है, नीचे x माइनस वाई है। तो सीडी फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे बचपन में वो लगा देंगे। जिन बच्चों को सीडी फॉर्मूला नहीं पता है वो इस बात को समझे, जब किसी एक नंबर में दूसरा नंबर जोड़ा जाए और उसी नंबर से दूसरा नंबर घटाया जाए तो उस चीज को हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया भाई, इसको लिख दिया सीधा x बाई वाई। अब देखो जो यहाँ पे किया है ना आपने, यहाँ पे इन दोनों चीजों को सिंपल लिखा है, तो सामने आपको इन चीजों को ऐड करके रखना पड़ेगा। यानी ऐसे 5 जमा 3 और नीचे लिखेंगे जी 5 घटा 3। तो देखो जी 5 जमा 3 कितना हो गया जी 8, और 5 घटा 3 कितना हो गया जी 2। तो काट दो इसको, ये कितना आ गया जी 4/1। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी x क्या था, नाव की चाल। तो आपसे पूछा ही क्या था
कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। तो अनुपात कितना आ गया जी, 4:1। ये आपका आंसर है। तो जिस जिस भी भाई को ये सवाल पेपर में नहीं हुआ था वो इसको देखे कि भाई इसको कैसे सोल्व करना है, और जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो इस चीज को ध्यान में रखें कि जो टाइम है उसका अपोजिट रिलेशन होता है स्पीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। तो बताओ वापसी के दौरान व्यक्ति को निश्चित चाल क्या थी, किस स्पीड से वो वापस आया है। तो देखो भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं एक तरीके से करवा रहा हूँ ना, हर चैप्टर का एक ट्रिकी वे है, आप उसको समझिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जी वो एक निश्चित दूरी, हमें नहीं पता दूरी कितनी है, लेकिन वो दूरी जाता कितने से है जी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना। और उसकी एवरेज जो स्पीड है ना वो कितनी है जी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने दोनों चीजें लिख दी यहाँ पे ऐसे, और उसके लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया जी, ये लो, है ना। अब इन दोनों का कॉमन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। कॉमन नंबर बोल दो या एलसीएम बोल दो, कोई ऐसा नंबर जो इससे और इससे पूर्णतः भाग हो जाए। तो मैंने लिख दिया जी, यहाँ पे नंबर आ गया जी 150। 150 150 को जी 50 से काटो तो ये आ गया जी 50 तिया 150, और इसको इससे करेंगे तो ये होगा जी 37 से 75, और ये कितना हो गया जी 4। इतना आपको करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं मैथ्स को केवल 4 चैप्टर में पढ़ाता हूं। वर्क एंड टाइम, आपका पाइप एंड टंकी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, और इसके अलावा एक चैप्टर और मिला कि ये एक ही चैप्टर होता है, तो ये उसी वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो भाई यहाँ पे ये होता है जी स्पीड, है ना। बीच में जो आती है ना वो होता है जी टोटल डिस्टेंस, और पीछे जो आता है ना मेरे भाई ये होता है टाइम। ठीक है, क्या होता है जी, टाइम। इस चीज को दिमाग में डाल लो आप। अब देखो मैं कह रहा हूं कि एक आदमी है, वो यहां से लेकर यहां तक गया, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो कहां से कहां गया, लेकिन अपन मान लेते जी यहां से लेके यहां तक गया। तो यहां से यहां तक की दूरी अपने पास जो बीच में आई है ना उसको उठा के रख लो। बीच में कितनी आई है जी, 150। तो यानी इन दोनों के बीच में जो निश्चित दूरी है वो कितने की है जी, 150 किलोमीटर की। तो एक बात बताओ, 150 किलोमीटर की दूरी है तो ये कितनी देर में तय कर रहा है, तो आप बोलोगे जी 3 घंटे में तय कर रहा है। यहां से लेके यहां तक कितने घंटे में जाता है जी, 3 घंटे में। ठीक है, नीचे वाली चीज दे रखी है आपको औसत चाल। कौन सी चाल दे रखी है मेरे भाई, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है कि औसत चाल होती है जी कुल दूरी बटे कुल समय। यानी यहां से यहां तक भी वो उसी चाल से गया और यहां से वापस भी उसी चाल पे आया। तो मैं कह रहा हूं जी यहां से वो यहां पे गया कितने की चाल से, तो बोला जी 37.5 की से। तो कितने घंटे लिए उसने जी, 4 घंटे। और वापिस आया तो भी इसी चाल से आया, तो कितने घंटे लिए जी, टोटल 4 घंटे। तो मेरे भाई जाने में 4 घंटे लिए और आने में 4 घंटे लिए। तो अगर वो 37.5 की चाल से चलता तो टोटल कितने घंटे लेता, 8 घंटे। कितने घंटे लेता, 8 घंटे, है ना। तो यहाँ पे वो जो टोटल टाइम लेगा वो कितने लेगा जी, एवरेज स्पीड से चलेगा तो आप बोलोगे जी 8 घंटे लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस बंदे ने पहले वाली लाइन में ही बोल दिया ना कि वो पहले कितने की गति से चलता है, 50 की गति से, और कितने घंटे चल देता है, तो आप बोलोगे जी 3 घंटे चल देता है। तो एक बात बताओ, 8 घंटों में से 3 घंटों का हिसाब किताब तो सीधा सीधा है, बचे कितने घंटे, 5 घंटे। अब इस 5 घंटे में उसको यहां से यहां वापिस आना है। अगर वो 5 घंटे में वापिस आया तभी जो औसत चाल है ना वो 37 की होगी, 37.5 की। तो एक बात बताओ, दूरी कितनी तय करनी है जी, 150 किलोमीटर, और कितने घंटे में तय करनी है जी, 5 घंटे में तय करनी है। तो 5 घंटे में तय करेगा तो चाल कितने की होगी, तो आप बोलोगे जी 150 बटे 5, 30 km/h की। तो ये आपकी आ गई जी चाल। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो प्लीज जो है ना प्लेलिस्ट में जाए और स्पीड डिस्टेंस टाइम को समझे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में करके आएंगे ना तो वो पेन नहीं उठाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही इतना ड्रॉ किया है। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 30। इसको करने के काफी तरीके हैं। दूसरा तरीका भाई क्या है कि आप जैसे मान लो आपको ये चीज समझ नहीं आ रही ना, आप इसमें ऑप्शन भी ले सकते हो। ऑप्शन भी अज्यूम कर सकते हो कि भाई मैं ऑप्शन एक बार 30 उठा लूं, एक बार
दूसरा उठा लूं, जो आपका आंसर आएगा वो होगा। या फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पता है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। आप इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो सब चीजें हैं ना वो सिंगल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के लिए है। और जो मैं ये चीज बता रहा हूं ना, आप इस चीज को समझ गए तो आप एक पूरा चैप्टर कवर कर लोगे। यानी ये चीज जो है ना ये कंप्लीट चैप्टर है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप इस पर दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपए है एवं चक्रवृद्धि ब्याज 1,440 रुपए है। तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो मेरे भाई, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखे हो ना, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको देखना है कि जी कितने साल का अंतर है, यानी कितने साल के उस पे दे रहा है। तो हमें दे रखा है जी 2 वर्ष पे। तो एक तरफ लिख दोगे आप साधारण ब्याज, है ना, तो ये हो गया जी सिंपल इंटरेस्ट। एक तरफ लिख दोगे चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया जी ये, है ना। अब इन दोनों को लिखने के बाद इनमें जो कॉमन चीज है ना उसको काट दो आप। तो कॉमन चीज 0 से 0 कट गया। इसको काटेंगे हम 4 से, तो 4 से कितने पे गया जी, ये हो गया जी 25। इसको काटेंगे 4 से तो ये कितने पे गया, 4 से ये हो गया जी 4 तिया 12, और भाई 2 14 और 4 छिक 24। अब देखो यहाँ पे जितने साल दे रखे हैं ना उतने का आप इसकी पावर कर दो रिवर्स में, ये हो गया जी वर्गमूल। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल किया तो ये आ गया जी 5, ये आ गया जी 6। तो एक बात बताओ, कोई संख्या 5 से 6 हो गई, कितनी बढ़ी है जी 1, कितने पे 5 पे, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा जी कितने परसेंट, 20% वार्षिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर ब्याज की दर कितनी होती, 3 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष होती भाई, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष होती तो आप क्या करते यहाँ पे, कि जहां आप यहाँ पे कर रहे हो ना, यहाँ पे आप वर्गमूल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इसका घनमूल कर देते। ठीक है ना। जितनी भी पावर दे रखी है आपको उतनी ही पावर रिवर्स में, यानी मैंने यहाँ पे कितनी की है जी, इसकी पावर 1/2, 25 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे वर्ष 2 की जगह 3 होते तो 1/3 कर देते, अगर यहाँ पे 4 होते तो 1/4 कर देते। ये पूरा ऐसे करेंगे। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्षेत्रमिति से है कि एक गोले की त्रिज्या को 40% कम कर दिया जाता है तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे भाई देखो, आयतन और क्षेत्रफल में अंतर देखना। आयतन जो होता है ना हमेशा 3D शेप का मिलता है। किस शेप का निकाल सकते हैं जी, 3D का। 3D का मतलब हो गया जिसके 3 डायमेंशन हो। क्या हो जी, 3 डायमेंशन, यानी जैसे लंबाई हो, चौड़ाई हो, है ना, या फिर ऊंचाई हो। कुछ भी हो सकता है कि जी लेंथ विड्थ और हाइट जिसकी है ना उसका ही हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन। इसकी जगह आप किसी की गोलाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी 3D का मतलब 3 डायमेंशन, 3 चीजें। 2D का मतलब 2 डायमेंशन जिसके सिर्फ 2 ही भाग हो, लंबाई चौड़ाई हो सकती है ना, लंबाई ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने डायमेंशन होंगे जी, 2। यानी 2 डायमेंशन का मतलब हो गया जी 2 ही चीज आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट जो भी है। यहाँ पे 3 डायमेंशन का मतलब हो गया जी 3 चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमेशा जो पीछे आंसर होगा उसमें लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने देखा होगा ये होगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन की गुणा है और यहाँ पे 3 डायमेंशन की गुणा है। अब मेरे भाई देखो ये सवाल में क्या पूछ रहा है जी, एक गोला है उसकी त्रिज्या को 40% कम कर दिया। 40% को क्या कर दिया जी, कम। आपको बताना जी आयतन में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि आयतन पूछ रहा है। और आयतन मैंने अभी आपको बताया कि आयतन जो है ना वो केवल 3D का निकाल सकते हैं हम। ठीक है, किसका निकाल सकते हैं, 3D का। और 3D में कितना यूज होता है जी, 3 डायमेंशन का, यानी 3 चीजों का। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले खत्म करनी जी प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत को खत्म कर दो, तो ये हो गया जी 2/3।
5। अब इस बात को समझना मेरे भाई, 2/5 को, यहाँ पे जो होता है ना ये होता है जी मूल यानी ओरिजिनल, और यहाँ पे जो भी इसमें कम ज्यादा कहता है वो, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो ध्यान से, कि पहले अगर त्रिज्या 5 थी तो अब 2 घट के कितनी हो गई है जी 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसी बात को लिख दूंगा जी, 5 थी 2 घट के कितनी हो गई जी 3, 5 थी 2 घट के कितनी हो गई जी 3। अब मेरी बात समझना भैया, गोला है और गोला में केवल और केवल त्रिज्या होगी, ठीक है। और आयतन की बात कर रहा है तो मैं कह रहा हूं जी 3 बार इस चीज को लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता तो हम सिर्फ 2 बार लिखते इसी चीज को, तो मैंने यहाँ पे 3 बार क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है जी, आयतन की। तो आयतन की जब भी बात करेगा तो इस चीज को ऐसे 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो जब पहले 5 थी त्रिज्या, अब 2 घट के कितनी हो गई 3, पहले 5 थी 2 घट के 3, 5 थी 2 घट के 3। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे 5 25 5 125, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया जी, 3 तिया 9 तिया 27। अब एक बात बताओ, वहां पे 125 से ये 27 हो गई, कितनी कम हो रही है यहाँ पे, आप बोलोगे जी 98, ठीक है जी। कितने के ऊपर कम हो रही है जी, आप बोलोगे जी ये हो गई 125 पे, और परसेंट निकालनी है तो भाई गुणा कर देना 100 के साथ। अब देखो 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है जी। इसके आपस में गुणा भाग कर लेना, ये आपका आंसर आ गया, 8 चौक 32, 9 9 से 9 चौक 36, 36 और 2 38, 382 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया जी, 5 7 35, 3 38, 5 6 30 और 5 चौके 20। तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है 5 7 35, 3 38, 3 बच गया जी, 5 6 30 यानी 76.4% जो है ना वो आपका आंसर होगा। तो ये आप देख लेना, यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, और यहाँ पे क्या दी गई है भाई, त्रिज्या दी गई है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो बेलन होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसी शेप है बेलन की, ठीक है। तो इस शेप में क्या है जी, आप बोलोगे जी इस शेप में हाइट भी है ना, क्या भी है, हाइट भी है। तो हाइट जो है ना एक बार यूज होगी, लेकिन त्रिज्या का यूज कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो उसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो काम किया आप जी परसेंट को खत्म करने का, तो 10% की परसेंट खत्म करोगे तो कितना आएगा जी 1/10, ठीक है। 20% की प्रतिशत को खत्म करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 से कम 20, 20 5 100। खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना, कि प्रतिशत जब कभी भी हटेगी ना उसमें 100 से भाग कर देना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 1/5। अब देखो मेरे भाई, ये क्या है आपकी त्रिज्या, ये क्या है आपकी रेडियस, और ये क्या है आपकी ऊंचाई। मैंने कहा जी आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन में 3 बार गुणा होगी, और 3 बार गुणा होगी तो आपको मैंने अभी बताया कि जी त्रिज्या 2 बार लेंगे और ऊंचाई का उपयोग 1 बार करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है जी त्रिज्या को कम करना है, तो देखो 10 से कितनी हो गई जी 1 कम, ऊपर वाला नंबर कम या ज्यादा को बताएगा, तो यहाँ कर रहा है जी कम। तो ये कह रहा है जी 10 के ऊपर 1 कम हो जाएगी त्रिज्या, तो 10 के ऊपर 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 9। फिर दोबारा 10 पे 1 कम हो गई तो कितनी हो गई जी 9। अब देखो ऊंचाई को 20% बढ़ा रहा है, बढ़ा रहेगा मतलब 5 के ऊपर 1 ज्यादा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या कह रहा है जी, कम या ज्यादा को बताता, तो यहाँ पे क्या हो रही है जी ज्यादा, ठीक है। किसके ऊपर, तो आप बोलोगे जी 5 के ऊपर, 5 के ऊपर कितनी ज्यादा हो रही है 1, तो 5 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई जी 6। अब इसको रिवर्स में आप काट सकते हो, जैसे ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब इनकी गुणा कर लो जी, पापा 25, 25 दाए 250, इसकी गुणा कर लो, ये हो गया जी 9 निम 81, 81 तिया 3 एकम 3 और 8 तिया 24, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब एक बात बताओ, पहले आयतन ये था 250, अब कितना हो गया जी 243, ये पहले था, ठीक है जी। और ये क्या हो गया जी, अब हो गया, अब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आयतन 250 था किसी संख्या या किसी भी बेलन के, तो अब बेलन का आयतन कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 243। तो बताओ कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे जी 7 कितने के ऊपर हुआ। तो हमेशा जो बढ़ोतरी घटोतरी जो भी देखेंगे वो पहले के नंबर पे देखेंगे, और प्रतिशत निकालनी है तो मेरे भाई गुणा कर देना 100 के साथ। यहाँ पे इससे ये कट गया, 5 दूनी 10, पापा 25, तो आपका कितना आंसर आ गया जी 14/5।
5, तो 5 से 5 दूनी 10 और भाई 5 अठे 40, 2.8%। 2.8% क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे घट रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया जी, 2.8% क्या होगा, आयतन कम होगा। इसी चीज को अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है जो 4 शिफ्टों में पूछे गए हैं। अलग अलग बच्चे ने एनालिसिस बताया है कि सर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे ये पूछा गया, तो मैंने उसको प्रिंट करके आपके लिए डाल दिया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई अगला कह रहा है जी एक बेलन की त्रिज्या क्या है, वो 20% कम कर दी गई और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। मेरे भाई यहाँ पे एक चीज देखना, आप एक वर्ड यूज किया गया जी क्षेत्रफल, और मैंने एक चीज अभी बताई थी, क्षेत्रफल होता है हमेशा 2D। क्या होता है जी, 2 डायमेंशन, यानी यहाँ पे 2 चीजें होंगी। केवल कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें। तो अपना जो चीज हमने पहले यूज की थी ना, उसी को यूज करेंगे। 20% की प्रतिशत खत्म करेंगे जी, 20/100 कितना आ गया, 1/5। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ भी 20% है, तो 1/5 और 1/5, तो ध्यान से देखना। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दिया गया जी, 5 से 1 कम कर दी, ये कम कर रहा है ना, कम। तो मैंने कहा जी पहले 5 थी, अब 1 कम करके कितनी हो गई जी, 4। ठीक है। फिर कह रहा है जी बेलन की ऊंचाई, है ना, अब किसकी बात कर रहा है जी, ऊंचाई। तो ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई की बात करूंगा, ये ऊंचाई है। ठीक है जी। ऊंचाई का क्या रहा है जी, 5 पे 1 बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे जी पहले 5 थी, अब 5 पे 1 बढ़ा के कितनी कर दी जी, 6। ठीक है। अब मैंने त्रिज्या को 2 बार क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन लेनी है, 2 ही चीजें, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है। अब एक बात देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर दो, ये पहले का क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का, ये बाद का हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, 5 5 की गुणा की तो कितनी हुई मेरे भाई, 25। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। एक बात बताओ, पहले 25 था क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का, अब हो गया जी 24, तो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे जी 25 से 24 कम हुआ है जी 1। कितने पे कम हुआ, तो ये कम हुआ जी 25 पे। और मेरे भाई कभी भी परसेंट आपको जिंदगी में लगानी पड़े ना किसी के आगे भी, तो उसी के 100 से मल्टीप्लाई कर देना बस। 25 चौके 100, कितना परसेंट आ गया जी, 4%। और एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप सीधा बोलोगे जी 4% कम होगा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। या आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाता है और इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें देखनी है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है कि आयतन पूछ रहा है, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, आयतन पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो त्रिज्या को कितना परसेंट घटाया गया है जी, 25%, और ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया गया है जी, 20%। ठीक है। अब आप सीधा यहाँ पे देखो जी, 25% की परसेंट खत्म करेंगे। पहला काम तो फुल जेडी को हटा देने का। ये फुल जेडी जो है ना, ये पसंद नहीं है हमें, इसको हटा दो। 100 से डिवाइड कर दो, 25 चौके 100। ऊंचाई देखो जी, ऊंचाई यहाँ पे हो गई जी, यहाँ सीधा सीधा इसको हटाया, ये हो गया जी 1/5। तो ये आपकी आ गई जी त्रिज्या, रेडियस, और ये आ गई जी ऊंचाई h। ठीक है। अभी मैं ऊंचाई त्रिज्या वाला कोई खेल कर ही नहीं रहा हूं, ये प्रतिशत में पढ़ा रहा हूं मैं वैसे आपको। मैंने समझाया क्या इससे पहले सवाल में कि शंकु हो, गोला हो, है ना, कोई भी चीज हो, बेलन हो, आपको ये देखना है उसके अंदर कि आयतन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस सवाल में पूछ रहा है जी आयतन, बस, कोई लेना देना नहीं है शंकु बेलन से। आयतन पूछ रहा है तो 3 बार चीज यूज होंगी, और 3 बार में रेडियस और ऊंचाई दे रखी, तो रेडियस 2 बार और ऊंचाई 1 बार। तो देखो जी 4 पे क्या कर रहा है जी, 25% घटा दी, तो यहाँ पे घटाई है, तो 4 पे 1 घटेगी, तो कितना होगा जी, वो चीज कितनी हो गई, 3। आप बोलोगे रेडियस पहले 4 थी, अब 3 हो गई। रेडियस का कितनी बार यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 बार यूज करेंगे। अब हाइट देखो, हाइट पहले 5 थी, अब यहाँ पे कह रहा है जी बढ़ा दी गई। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जी, बढ़ा दी गई, तो ये बढ़ाई गई है। तो एक चीज पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया जी 6। तो यहाँ पे लिख देंगे जी 5 और यहाँ पे लिख देंगे जी 6। कोई समस्या नहीं है। इस तरफ की इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 16 पंजे कितना होता है जी 80। ठीक है। और ये हो गया जी 3 तिया 9 और 9 छिक 54। ठीक है। तो पहले आयतन जो था ना, ये था, क्या है जी, ये पहले का आयतन, आयतन
वॉल्यूम। और अब का वॉल्यूम कितना है मेरे भाई? अब का वॉल्यूम, अब का आयतन कितना है मेरे भाई? 54। अब देखो पहले 80 था, अब कितना हो गया जी? 54। कितना कम हो गया? तो 54 6 60 और 20 80। तो आप बोलोगे जी 26 कम हो गया। और कितने पे कम हुआ है? तो पहले वाले पे कम होगा। तो पहले वाला कितना है जी आपका? 80। और परसेंट कभी भी लगाना है ना, गुणा में 100 कर देना। ये हो गया जी 20 चौक 80 और यहाँ हो गया जी 20 पांजे 100। 2 से 2 दूनी 4 और 2 से ये कट गया जी 13 पे। तो ये कितना हो गया जी? 13 पांजे 65। 65 बटा 2%। ठीक है भाई, अब जो आपका दिख रहा है वो कर लेना। क्या कह रहा है जी? बढ़ गया, घट गया, 150, 50, 100, काफी ज्यादा दे दिए। कोई समस्या नहीं है, एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं। आप ध्यान से देखना जी, 25% घटा दिया तो 25 बटा 100 कितना आ गया जी? 1/4। दूसरा में कह रहा है जी एच जो है ना वो 20% क्या है? बढ़ा दिया। तो 20/100 कितना आ गया जी? 1/5। अब देखो 4 से कितना हो गया जी? 3, क्योंकि घट रही है रेडियस। 4 से कितनी होगी जी? 3। और 5 से कितना होगा जी? 6, क्योंकि बढ़ रही है। तो एक बात करो, 4 चौक 16 और 16 पंजे कितने होंगे? 16 पंजे हो गया जी 80। यहाँ पे देखे 3 तिया 9 और 9 6 कितना हो गया? 54। पहले आयतन 80 था, अब आयतन कितना हो गया जी? 54। तो कितना कम हुआ है? तो आप बोलोगे जी 26 कम हुआ है। और किसके ऊपर कम हुआ है जी? 80 पे। परसेंट निकालना है तो गुणा 100 कितना आ गया जी? 65/2। इसको देख लेंगे जी कितना परसेंट आएगा। ऑप्शन में कोई भी दिख नहीं रहा है, यानी बच्चे ने जो बताया है उसमें हमने देखा नहीं। इसका आंसर आ जाएगा जी 65/2%। और क्या हो रहा है जी? ये यहाँ पे कम हो रहा है। इतने परसेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये आंसर होगा जी कम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी की जगह क्या होगा जी? कम होगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं, अपनी ओर से कोई क्वेश्चन बनाए नहीं है। आप जैसे बच्चों द्वारा दिए गए रिव्यू जो एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने क्वेश्चन बताए, उसी पर आधारित लैंग्वेज बना के आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। ध्यान से देखो भाई अगला क्वेश्चन। ये आज की शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को 10-10% बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे भाई देखो, मैंने एक चीज समझाई है आपको, बस यही कि क्षेत्रफल कह रहे हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई। अब एक बात बताओ जी, 10% की प्रतिशत नहीं हटा सकते क्या? तो आप बोलोगे जी 1/10। तो मैं कह रहा हूं 2 बार लिख दो। एक बार कह रहा है जी 10% बढ़ा दी, कि 10 के ऊपर कितना हो गया? 1। क्षेत्रफल में दोनों चीज 10-10 है तो 2 बार लिख देंगे। इसकी गुणा कर दो जी 100, इसकी गुणा कर दो जी 121। ये क्या है जी? पहले का। और ये क्या हो गया जी? अब का। है ना, ये अब का। तो एक बात बताओ, पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। अब कितना हो गया आयत का? 121। कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे जी 21। कितने के ऊपर बढ़ा जी? 100 पे। परसेंट निकालने तो मेरे भाई गुणा 100 कितना होगा जी? 21%। मेरे भाई मैं एक ही तरीका बताऊंगा, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से। है ना, तरीके तो मेरे को भी 1000 आते हैं। है ना, तरीके जितने आपके मार्केट में है ना उससे 2-4 ज्यादा ही आएंगे। कोई बोलेगा जी इसकी x+y+x/y/100 से कर सकते हैं। है ना, कोई बोलेगा जी मान लेते हैं आयत की लंबाई को 10 मीटर या 100 मीटर, चौड़ाई को 100 मीटर, फिर उससे कर लेते हैं। है ना, करने के तरीके 100 हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना वो सब चीजों से ऊपर है। इसी तरीकों को आप यूज कीजिए, कहीं पे भी कोई आपकी समस्या नहीं आएगी, डाटा चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एक आयत की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े? थोड़ा सा अलग सवाल कर दिया। हमें कोई समस्या नहीं है, हमें दो चीज देखनी है। क्या? हमें ये चीज देखनी है जी, ये क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में क्या होगा? सिर्फ दो ही चीज यूज होंगी, 2D शेप है, 2D। ठीक है ना, अब देखो आपको कुछ नहीं करना, पहला काम तो क्या करना है, जो पीछे फुलझड़ी लग रही है ना उसको हटा दो। तो 12.5% या 12.5% लिख दिया जी, ये होगा जी 12.5। परसेंट हटाने के लिए हमेशा क्या करना है आपको? 100 से डिवाइड करना है। तो जी कर दिया मैंने 100 से डिवाइड। 125 आठे 1000, ये लो जी 1/5।
8। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमने कहा कि जी लंबाई जो है ना वो उसको 8 से 1 कम कर दिया, बढ़ाया गया, तो ये कह रहा है जी बढ़ाया गया, ये बढ़ाया। ठीक है, तो मैंने लिखा जी एल, 8 से कितनी कर दी जी 9। ठीक है, अब वो कह रहा है जी चौड़ाई को कितने प्रतिशत क्या करें, कितने प्रतिशत कम करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मेरे भाई ये जो क्षेत्रफल नीचे आता था ना, ये दोनों स्थिति में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे किस नंबर से गुणा करूं, तो जो नंबर इधर है उसको इस तरफ लिख दो और जो इधर है उसको इस तरफ लिख दो, सीधी सी बात ये हो गई। यानी यहाँ पे कितना हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 72। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 72। यानी पहले भी क्षेत्रफल एरिया यही था और अब भी जो क्षेत्रफल है वो कितना है 72, यानी क्षेत्रफल सेम रहा। लेकिन ये क्यों सेम हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो चौड़ाई है उसको कम किया। कितना कम किया, तो आप बोलोगे जी पहले 9 थी अब 8 हो गई है। कितनी कम हुई है, तो सीधी सी बात है भाई 1 कम हुई है। कितने पे कम हुई है, इसके ऊपर, पहले की चीज पे, ओरिजिनल चीज पे। कितनी कम हुई है जी 9 के ऊपर 1 कम हुई है। मेरे भाई कभी भी फुल जड़ी को लगाना हो ना परसेंटेज को, हमेशा 100 से गुणा कर देना। ये कितना आ गया जी 100/9, और 100/9 का मतलब कितना हो गया जी 9 1 कम 9 और 1 10, 9 1 कम 9 और 1 10, 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बदलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया भाई आज के पेपर में, ये देखो भाई एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन बताओ। ये क्षेत्रमिति का सवाल है। अब तक के जो सवाल थे ना वो प्रतिशत से सवाल थे, ये क्षेत्रमिति का सवाल हम मान सकते हैं। देखो मेरे भाई ये आज के पेपर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है और इसमें गुणा भाग नहीं करनी है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वैसे बोलते हैं जी अर्धगोले का आयतन का फार्मूला याद करना पड़ेगा जी, ये होता है 2/3 पाई आर की 3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब भाई ये हर किसी को तो याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन आप जैसों को पढ़ा पढ़ा के याद हो गया। भाई इस फॉर्मूले को याद नहीं भी करोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले रटने नहीं है आपको, पेपर में कैसे भी नंबर लेने हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ क्या कि इस सवाल में एक चीज का यूज हो रहा है और वो क्या है जी पाई, और पाई का मान है जी 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 22/7 का यूज हो रहा है। पीछे क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में वृत्त होगा, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, वृत्त होगा, बेलन होगा, शंकु हो, है ना, जिसमें ये चक्कर यूज हो, है ना, ये चक्कर यूज हो यानी सर्कल का यूज हो। बेलन में भी सर्कल का यूज होता है, शंकु में भी सर्कल का यूज होता है ना, और गोले में भी सर्कल का यूज होता है। तो इन सबके अंदर किस चीज का यूज होगा जी, पाई का यूज होगा। और जहां पे भी पाई का यूज होगा ना, वहां पे अगर पूरा परफेक्ट आंसर आ रहा है तो इस चीज का यूज होगा। और ये क्या है जी 22/7। तो मेरे भाई 22/7 का मतलब समझते हो आप, कि जो भी आंसर होगा ना उसमें ये 22 पक्का गुणा हुआ होगा। ठीक है, पक्का गुणा हुआ होगा तो एक बात बताओ, उसमें 11 का गुणा हुआ होगा। जब कोई संख्या 11 से गुणा की गई है तो 11 से पक्का भाग होगी। नहीं समझ में आया तो एक बात मेरी ध्यान से समझो। जैसे 33 है, इस 33 को मैंने 3 से गुणा करके बनाया 11 से, तो ये 33 11 से भाग होगा कि नहीं होगा। यानी कोई नंबर किसी नंबर से जब गुणा होता है ना तो वो उस नंबर उससे भाग भी होगा। इतनी राम कहानी आप नहीं समझ पाए तो बस इतनी सी कहानी समझ लेना कि जब कभी भी पेपर में आयतन दे रखा हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई सर्कल जरूर हो, तो यहाँ पे अर्धगोला है और उसका आयतन दे रखा है, तो जो आंसर होगा ना वो पक्का 11 से भाग होगा। तो इसमें देखो आंसर कौन सा 11 से भाग होता है। 11 का नियम मैंने कल ही की क्लास में सिखाया है कि भाई अल्टरनेट का जो जोड़ है ना, वो अल्टरनेट के जोड़ में डिफरेंस कितने से भाग होना चाहिए जी 11 से या 0। तो देखो जी 4 2 6 और 9, 9 और 6 15, 15 में से 0 घटाओ कितना आया जी 15। तो ये भी क्या होगा 11 से भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जी 4 1 5 और 4 9, और 9 में से 9 माइनस करो कितना आया जी 0।
तो भाई ये तो 11 से भाग होगा, ये आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 0, 4, 0 और एक 5, 5 माइनस 9, तो ये भी 11 से भाग नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, 9 और 2 11 और 4 15, 15 में से एक गया, कितना हुआ जी 14, तो 14 भी 11 से भाग नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, लो इसको कर लो सोल्व, 2/3 पाई की जगह 22/7, 22/7 गुणा आर की जगह 21 गुणा आर की जगह 21 और आर की जगह 21, 7 या 21 से 21 कट गया, 21 21 441, 441 की 44 के साथ गुणा कर दो, ये आ गया जी 19404। ये जब पूरी राम कहानी करोगे ना तो भी एक नंबर मिलना, 2 नंबर मिलने, और सिर्फ इसी पे जैसे डायरेक्ट टिक लगाओगे ना तो भी 2 नंबर मिलने। और टाइम कितना बच रहा है यहाँ पे आपके लग रहे हैं मुश्किल से 10 सेकंड, और इस गुणा को करोगे ना तो यहाँ पे आपके लगेंगे जी 1 से 1.5 मिनट, और हो सकता है गुणा गलत भी आ जाए। तो ये तरीका अच्छा कि ये अच्छा, कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे किया, लेकिन जो नंबर है ना वो दिखता है, तो आप स्मार्ट बनो, लेजी मत बनो, है ना। आपको ऐसे करना, सिर्फ 11 का देखना है कि 11 से भाग होता है कि नहीं होता। अब इस सवाल में ये लॉजिक नहीं लगेगा, अगले क्वेश्चन में इसमें आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। चलिए इसमें देखते हैं फार्मूला क्या है। वैसे इसका भी ट्रिक में बता रखा है विद इन सेकेंड करने का, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास में जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, ट्रिक को समझिए, तभी आप यूज कर पाएंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूं जी इसके फार्मूले से आप इसको कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जी 2πr, ब्रैकेट में होता है जी r प्लस में h। आज के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ले रखे हैं भाई, मैंने अपने ओर से नहीं बनाए, ये ध्यान रखना। ये आप जैसे भाइयों द्वारा दिए गए क्वेश्चन है जो पेपर दे के आए हैं। अब देखो यहाँ पे 2 की जगह जी 22/7, और r की जगह कितना रख देंगे जी 7, और अंदर 7 जमा में h, और इस तरफ कितना दे रखा है जी 11/44। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां इससे ये कट गया, यहाँ क्या हो गया जी 7 जमा में h बराबर है 11/44 मेरे भाई ये 11 से कट गया, 11 चौक 44, ये 11 से 11 एकम 11, 11 0 0 और 11 चौक 44, ये 4 से कट गया जी, 4 दूनी 8 और 4 छिक 24। क्या हुआ अभी, 11 से 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 0 0, 11 चौक 44। ठीक है भाई, ये कितना आ गया जी, h की वैल्यू हमें निकालनी है, इस साइड लाके इसमें से -7 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बताई कि भाई सवाल में आपको पूरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, है ना, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे 2πr, r की वैल्यू है 7, 7 से 7 कट गया, 1144 आपका इस तरफ था ही, 1144 को सिर्फ 44 से भाग देना है, और उसमें से कितना घटाना है जी 7 घटाना है, ये आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई जो पेपर में पूछा गया है, ये रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये दे रखा है जी ऐसे 1 और 2, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आप सीधा मानो कि x जो है ना वो 1 है और y जो है ना वो 2 है, बस ये दिमाग में डाल लो, x जो है वो 1 है, y जो है 2 है, बस। अब वो सवाल में कह रहा है जी 2x प्लस में 4y डिवाइडेड बाई x प्लस में 4y, तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है ना वहां ये वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया जी 2x की जगह 1 प्लस में 4, y की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x, x की जगह कितना रखेंगे जी 1 प्लस में y की जगह कितना रखेंगे जी 2, तो यहाँ पे 4 गुणा 2। अब देखो ऊपर कितना हो गया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया जी 10, नीचे देखो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया जी 9, तो 10:9 कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के पेपर का एक क्वेश्चन है भाई, ये लो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हर उसी टॉपिक से पूछ रही है एसएससी जो पीछे दिया गया है, यानी आपसे कहा गया है एसएससी के द्वारा कि भाई क्वेश्चन वही आएंगे
बस आपको पता चल गया ना रिव्यू से कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, उसको थोड़ा और अपडेट कर दूंगी। अब यही चीज उसने यहाँ पे की है कि जी दो संख्याओं का अनुपात दे दिया जी ये, ठीक है, और उसका तृतीय जो अनुपात यानी तीसरी जो संख्या है ना वो दे दी 343। तो बताओ जी दूसरी संख्या और पहली संख्या क्या अंतर क्या है? यानी यहाँ पे उसने दे दिया जी रेशियो, ठीक है, और यहाँ पे दे दी जी संख्या। कल ही की क्लास में मैंने चीज समझाई थी आपको कि भाई आपके पास अगर 3 अनुपात दिए हैं ना तो ऐसा होता है, पहला बटे में दूसरी संख्या बराबर है दूसरी बटे में तीसरी, क्योंकि भाई अपने पास सिर्फ 3 ही चीज दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये चीज लिख ली यूं की यूं। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जी, ये पहली 2 है, नीचे कितनी है जी 7 बराबर है। अब दूसरी कितनी है जी, यहाँ पे लिखेंगे जी 7 और नीचे कितने लिखेंगे जी 343, ठीक है। अब इसके पीछे मैं लिख देता हूं x या फिर a। क्यों a लिखा? क्योंकि भाई ये रेशियो है ना, रेशियो में ये आपस में कट गए होंगे, वो चीज होगी ना कोई मल्टीपल में जो आपस में कटी होगी, तो वो चीज मैंने लिख दी। यहाँ पे देखो उस a से a कट गया, ये 2/7 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया जी 7a हो गया। अब इसकी गुणा कर लो भाई, अब देख लो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से पहले जो कटता है उसको काट लो। यहाँ पे इससे ये कट गया जी, कितने पे कट गया 49 पे, ठीक है। इससे इसको काट लो जी, ये कितने पे कट गया जी 7 पे, ठीक है। तो आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचा जी 2/1 बराबर है a/7, ठीक है। क्रॉस अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 14 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ गए होंगे ना भाई कि आमने सामने वालों की गुणा, इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 14। अब एक मेरी बात समझना ध्यान से मेरे भाई, इसने दो संख्या दी है पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात, तो मैं कह रहा हूं जी पहली 2a होगी है ना, और दूसरी कितनी है जी 7a होगी। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आप नहीं बता सकते कितना होगा, तो आप बता दो जी दोनों का डिफरेंस 5 है। अरे 7 में से 2 नहीं घटा सकते क्या? कितना आ गया जी 5 है। 5 की वैल्यू बतानी है तो ए जो दिख रहा है ना जहाँ पे श्रीमान ए, उसकी जगह उठा के 14 रख दो, ए की जगह कितना रखना है आपको 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 5 गुणा में 14, तो 14 पंजे कितना आ जाएगा 70, ये 70 आपका आंसर है। कुछ नहीं किया है इसके अंदर, एक चीज आपसे पूछी कि आपने जो चीज रटी है ना उसको वो जानना चाह रहा है कि आपको वो चीज समझ आई कि नहीं आई, रटो मत, उस चीज को समझो। यही चीज मैंने कल बताई थी, इसी चीज के ऊपर आज फिर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, जिस अंतर को हमने इस क्वेश्चन में समझाया कि जी क्या अंतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाओ और क्लास को जरूर देखो, उसके अंदर जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो डाले गए हैं। इस क्वेश्चन में देखो जी, एक दुकानदार अपने ग्राहक को सामान जो है ना बेचते समय 250 ग्राम की जगह 200 ग्राम वस्तु देता है, ठीक है। कल भी समझाया था इसी प्रकार का क्वेश्चन, आज की शिफ्ट में भी पूछ लिया भाई। अब देखो एक सीधी सी बात देखो, यहाँ पे आप इस चीज को समझो, 250 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे कितना ग्राम है जी, यहाँ पे जी 200 ग्राम। आप दुकान में गए सामान लेने के लिए, ठीक है, आपने दुकानदार से कहा जी मेरे को पहिया है ना मोतीचूर के लड्डू चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मोतीचूर चाहिए, आपने कहे जाके दुकान वाले को जी मेरे को मोतीचूर के लड्डू चाहिए। सेठ जी बोला, दुकान वाला बोला ठीक है श्रीमान दे देता हूँ मोतीचूर के लड्डू, और उसने आपको मोतीचूर के लड्डू दे दिए पाव यानी 250 ग्राम, ठीक है, क्योंकि आपने 250 ग्राम मांगे थे उसने 250 ग्राम दे दिए, ठीक है। आप 250 ग्राम लेके घर आ गए, उसने पैसे ले लिए कितने ग्राम के 250 ग्राम के, लेकिन जब घर गए आपको पता चला कि ये तो 200 ग्राम ही है, और पैसे कितने ग्राम के दे के आए 250 ग्राम के। तो इस बात से एक चीज समझना ध्यान से कि वो दुकानदार कर क्या रहा है कि 200 ग्राम जैसे ही दे रहे हैं ना ग्राहक को, पैसे ले रहा है कितने ग्राम के 250 ग्राम के। समझ रहे हो इस बात को? यानी दुकान वाले के पास से कितना माल गया, ये दुकान वाला कितना सामान दे रहा है, तो आप बोलोगे जी दुकान वाला कितना सामान दे रहा है जी 200 ग्राम, और पैसे कितने ग्राम के ले रहा है जी 250 ग्राम के। यानी प्रत्येक 200 ग्राम उसके पास से मोतीचूर जाएगा तो 250 ग्राम के पैसे ले लेगा, यानी प्रत्येक 200 ग्राम के ऊपर कितना ग्राम बचा रहा है जी वो 50 ग्राम बचा रहा है। कितने को बेच के
200 को, और परसेंट निकालनी है तो गुणा 100, 50 चौके 200, और 4 से भाई 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा जी 25%। तो यहाँ पे कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, कितने परसेंट लाभ कमा रहा है जी वो 25%। तो इसको ध्यान रखना। अब जिस भाई को ये समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। दो चीजों से पैसे कमा सकते हैं, है ना। एक तो होता है जी डायरेक्ट पैसे से पैसा। डायरेक्ट पैसे से पैसा मतलब क्या हुआ, जैसे रेट में, कि भाई 100 रुपए की चीज जो है ना वो 120 में बेच दी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये क्या हो गया जी सीधे पैसे पे, ये 100 रुपए थे और इसको 120 में बेचा आपने, सीधा कह दिया जी 100 पे 120 में बेचा, 20% का फायदा हो गया, ठीक है। दूसरा कमा सकता है जी क्वांटिटी से। किससे कमा सकता है जी, क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी में जो है ना वो 120 ग्राम की जगह आपको दे रहा है जी 100 ग्राम। 120 ग्राम की जगह आपको दे रहा है जी 100 ग्राम। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जी यहाँ पे चीज उसके पास से जा रही है 120 ग्राम, ठीक है, और वो कितने ग्राम आपको दे रहा है जी 100 ग्राम। मतलब क्या हुआ, जो पैसे जो लिए जा रहे हैं ना वो इस चीज के लिए जा रहे हैं, और जो चीज दी जा रही है ना वो इस चीज की दी जा रही है। तो क्वांटिटी में हमेशा उल्टा लेके चलना है, रेट से उल्टा। तो यहाँ पे उसके सामान कितना दिया है जी 200 ग्राम, और पैसे कितने के लिए हैं जी 250 ग्राम के। तो जो प्रॉफिट कमाएगा ना वो इस 200 ग्राम पे कमाएगा, और कितने का कमाएगा यहाँ पे 50 का कमाएगा। क्वांटिटी में हमेशा पीछे लिखा होगा ग्राम, लीटर, और जो रेट में होगा ना वहां लिखा होगा रुपए। तो जब कभी भी ग्राम, लीटर ऐसे वर्ड यूज हो ना तो आप सीधा इस चीज को रखोगे बेस में नीचे। तो नीचे हो गया जी 200, और कितना फालतू है वो ऊपर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। बस मोटा दिमाग यूज करोगे तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना आ गया जी 4, और 4 से कितना पे गया जी 25 पे। ये आपका आंसर आ गया जी 25%। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो भाई आप हमारी चैनल पे ज्वाइन करो और वीडियो देखो तो सब समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति एक वस्तु को 45% अधिक अंकित करता है और 20% छूट पर बेच देता है। इस व्यवसाय में वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। देखो दो तरीके से बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे यूज कर लेना। देखो मैं मान लेता हूं कि जी कोई चीज 100 रुपए की थी, है ना, 100 रुपए, तो 100 रुपए वो बनी है 100 रुपए में, तो 100 रुपए उसका होगा जी कॉस्ट प्राइस, यानी 100 रुपए में वो चीज बनी है, ठीक है। वो कह रहा है जी उस चीज के ऊपर 100 रुपए में बनी है ना 45% ज्यादा, यानी 100 पे 45 ज्यादा, कितना लिख देता है जी वो 145। तो उसका एमपी कितना हो गया जी 145, यानी चीज कितने की थी 100 की, और उसके ऊपर लिखा कितना गया जी 45 ज्यादा, तो कितना लिख दिया 145, 145। फिर कह रहा है जी छूट दे दी यहाँ पे कितने परसेंट की, 20% की। तो आपको पता ही है कि जो भाई मार्केट प्राइस जो एमआरपी रहता है ना, छूट उसी पे मिलती है, और मार्केट प्राइस कितना है 145। तो इस पे छूट दे दो कितने परसेंट की जी 20% की। तो मेरे भाई एक बात बताओ 145 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 145 गुणा में 20 बटे में 100। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा कितना आ गया जी 1/5। 5 से 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, यानी मैं बोल सकता हूं कि 145 पे कितने की छूट दे दी जी 29 की छूट दे दी, ठीक है जी। 145 पे जब 29 की छूट दी तो वो चीज बेची कितने में, तो आप बोलोगे जी 116 में, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई चीज बनी थी 100 रुपए में और वो बेची गई है कितने में, यानी ये उसका हो गया जी एसपी, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये क्या था उसका क्रय मूल्य। इतने रुपए की चीज थी इतने में बेची, तो 100 रुपए की चीज 116 में बेची, कितने का फायदा हुआ, आप बोलोगे जी 16 का, कितने पे 100 पे, और परसेंट निकालनी है तो गुणा 100, कितना परसेंट आ गया जी 16% क्या आ गया जी प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तो तरीका है ये, एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनना मेरे भाई। सुनो, यहां पे वो चीज अधिक बेची गई तो इसका मतलब उसको हो रहा है फायदा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ परसेंट को खत्म करना है। ये लो जी, प्रतिशत को खत्म करने के लिए 100 से भाग कर दिया मैंने। ये कितना हो गया जी 5 नीम 45, 5 बटे में 20, ठीक है, 9/20। इधर दूसरा छूट वाला है जी, इसकी भी प्रतिशत हटा दो। ये लो जी 20/100,
1/5 ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं जी क्या कि वो चीज 20 रुपए की बनी थी, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है जी उसको ज्यादा, इतने ज्यादा रुपए उस पे लिखे गए, तो 20 पे 9 रुपए ज्यादा लिखे गए तो कितने हो गए जी, वो 20 रुपए की चीज पे कितना लिख दिया, 29। तो आप कहोगे जी 20 रुपए की थी, 29 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नई बात क्या कहेगी जी कि 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट दी गई। आप उस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे जी 5 रुपए थे, उस पे 1 रुपए की छूट, यहाँ पे ये छूट है ना। ये क्यों लिख रहे हैं हम, ज्यादा समझना है तो आप देख सकते हैं हमारी क्लास को। 5 पे 1 की छूट दी तो यहाँ पे लिख देंगे जी 4। ठीक है, अब सीधी सी चीज है, यहां से इससे इसको काट दोगे, 4 5 20, ये कितना होगा जी पापा 25, और ये कितना होगा जी 29। ठीक है, कितना हो गया जी 29। तो एक तरफ कितना आ गया जी 25 और दूसरी तरफ कितना आ गया जी 29। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना था जी 25, ये था आपका क्रय मूल्य, और ये क्या है जी आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो 25 की चीज 29 में बेची गई है, कितने रुपए ज्यादा में बेची गई, तो आप बोलोगे जी 4 ज्यादा में बेची गई है, कितने पे 25 पे, और परसेंट निकालनी तो मेरे भाई 100 से गुणा कर देना, कितना आ गया जी 4 4 चौक 16%, किस पे बेची गई जी, लाभ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया जी 16%। कितना आंसर हो गया 16%। इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, परसेंट को खत्म करना है आपको। परसेंट खत्म करने के बाद सीधा क्या करना है, परसेंट खत्म किया, आपने लिखा जी 20 की चीज को 29 में बेचा, फिर आपको देखा जी 5 रुपए पे 1 की छूट दी, कुछ नहीं किया, क्रॉस में जो कटता है उसको काटा हमने, यहाँ पे होगा जी पापा 25, यहाँ पे होगा जी 29, इस तरफ जो वैल्यू है वो होगी जी कॉस्ट प्राइस, इस तरफ जो वैल्यू है वो होगी सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस हो गया जी 4 का, डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 100% लगानी है, तो कितना आ गया जी 16% प्रॉफिट। ये आपका आंसर है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे ना वो आप यूज कर सकते हो। चलिए जी, औसत का क्वेश्चन है, कम से कम जो है ना एसएससी की 20 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें इसी प्रकार के कम से कम 14 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए। 13 से 14 बच्चों ने, अलग अलग शिफ्टों वालों ने बताया जी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक लड़के ने बताया जी ऐसा ही क्वेश्चन मेरे में आया था, यही क्वेश्चन है, तो मैंने उसी क्वेश्चन को उठा के प्रिंट कर दिया। अब आपके सामने देखो भाई, 15 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 48 है, 8वीं संख्या ज्ञात करो। दो तरीके हैं, ठीक है, एक जो आप यूज करते हो वो, और एक मैं बताऊंगा वो। देखो इसमें क्या है, आपको जो बताया गया ना, आप कहोगे जी 8 गुणा में 38 कर दूं, ठीक है, प्लस में 8 गुणा में 48 कर दूं, ठीक है, और माइनस में कर दूं जी 15 गुणा में 45, जो आएगा ना वो आंसर होगा बिल्कुल। अरे मेरे भाई जो आएगा वो आएगा कब, समस्या तो ये है ना, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है ना कि वो चीज आती ही नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मल्टीप्लीकेशन में कोई ना कोई गड़बड़ होगी ही होगी। तो उस गड़बड़ को कम करने के लिए हम चीजों को शॉर्ट बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, और सोचने का तरीका चेंज करते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं ना आप वैसे सोचो, जो एवरेज दे रखा है ना उसको लिखो डायरेक्ट ऐसे, 15 संख्याओं का औसत कितना है जी 45, मैंने लिख दिया यहां, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है जी 38, तो आप बोलोगे जी 38 है। तो एक बात बताओ, ये 38 जो है इस औसत से, जो सबका औसत है उतना कितना कम है, 45 से 38 कितना कम है, तो आप बोलोगे जी 7 कम है। कितना कम है, 7 कम। कितना कम, 7 कम, ठीक है। तो एक संख्या पे 7 कम, तो 8 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा जी 56 कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, एक संख्या पे कितना कम 7, तो 8 संख्याएं कौन सी ली है मैंने, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये 8 7 56, ठीक है। अब देखो अंतिम 8 संख्याएं जो हैं, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है जी 48। अब आपको देखना है ये 48 45 से ज्यादा कितना है, तो आपने कहा जी कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो जी बीच में प्लस लगा दिया। 3 ज्यादा है तो भाई कितनी संख्याओं पे, 8 संख्याओं पे, तो 1 पे 3 ज्यादा है तो 8 पे कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना हो गया जी 24। तो मेरे भाई अब इनकी गुणा घटा कर लो, 24
और यहाँ पे कितना है जी 56। तो बताओ भाई 45 में से 56 गया कितना हुआ, 45 एक 46 और 10 56 -11 और 24 में से -11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी 13। ये आपका आंसर है मेरे भाई। इसमें और इसमें दोनों में कितने समय का अंतर है मैं आपको समझा रहा हूं, तब इसमें 1 मिनट के लगभग लग गया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो विद इन 20 सेकंड कर लेता, कितना टाइम बच जाता अपना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचने का तरीका चेंज करना है। आपको जो एवरेज दिया उसको डायरेक्ट उठा के यहाँ रखना है। यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जो एवरेज से कम है तो बीच में माइनस का साइन, ज्यादा है तो बीच में प्लस का साइन। तो कम है, कितना कम है, तो उसने कहा जी 45 था, अब 38 से 7 कम है। और कितनी संख्याओं पे कम है, तो आप देखोगे जी 8 संख्याओं पे कम है। तो 7 गुणा 8 कर दिया जी 56 लिख दिया। यहाँ पे क्या है जी 8 संख्याओं पे 48 यानी 45 से 3 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे 8 पे, तो 8 दिया 24 ज्यादा है तो प्लस का साइन, जमा घटा कर दिया, आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो मेरे भाई जितने भी पेपर में क्वेश्चन थे और उन पेपर के क्वेश्चनों का जो मॉडरेट लेवल लिया गया है मैंने सिर्फ उन्हीं को स्लाइड के द्वारा आपको दिखाया है। तो आप जिनका जो भी डाउट है वो आप हमारे चैनल पे भेज दीजिए ताकि हम उनका सॉल्यूशन कर सकें। और जो भी आपको डाउट है, जिस बच्चे का भी एग्जाम होता है वो भी कृपया उसको आप चैनल पे जरूर भेजें ताकि हम उसका सॉल्यूशन करवा सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी लाइक एवं कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इन क्लासों में और सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे दिए गए लिंक पे आप सब्सक्राइब करें। और आपको ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको सब्सक्राइब, उस चैनल को खोलें और वहां से पीडीएफ लें। तब तक के लिए धन्यवाद।